Hello students, welcome back to yet another session of branch accounting for CA intermediate paper number 1. Students, in the previous class we had gone through a lot of discussion for the topic independent branches, right? So let us have a very much quick recap of what we have studied till now in this particular topic. Yes, independent branches was started, and the main objective of this topic was to learn the technique of preparation of the financial statements for the group as a whole, यानी कि ब्रांच एज वेल एज हेड ऑफिस इन दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कंसोलिडेट करके किस तरह से बनाने हैं, ये हमारा इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए आपको मैंने कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करे थे। सबसे पहला टॉपिक था हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का, कि ब्रांच एंड हेड ऑफिस अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए ब्रांच को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन करना है और हेड ऑफिस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट ओपन करना है, और इस तरह से ये दोनों जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं द इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस, राइट? Now, since it is an independent branch, so branch will be maintaining its own set of books of accounts, due to which it will have its own journal, ledger, trial balance. It is capable of preparing its own set of financial statements also. Whereas head office is also preparing its own journal, ledger, trial balance, and the head office is equally capable to prepare its own financial statements. But in the process of preparing these financial statements, we have to first verify that whether the head office account in the branch books and the branch account in the head office books match or not. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेड ऑफिस का अकाउंट ब्रांच की किताबों के अंदर है और ब्रांच की और हेड ऑफिस की किताब में ब्रांच का अकाउंट है, ब्रांच की किताब में हेड ऑफिस का अकाउंट है, तो ये दोनों आपस में टैली करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हो जाते हैं, काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंस शायद बराबर नहीं आए, और जहां पे बैलेंसेस बराबर नहीं होंगे वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगा फॉर द रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन के बेसिकली 4 रीजंस मैंने आपको लिखवाए थे पिछली क्लास में, जिसके बारे में आज अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया था, ठीक है? तो रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट 4 डिफरेंट ओकेजन्स पर होगी। पहला होगा गुड्स इन ट्रांजिट, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स डिस्पैच कर दिए बट ब्रांच के पास में ईयर एंड से पहले गुड्स नहीं पहुंच पाए, अगले साल पहुंचेंगे, दीज आर द गुड्स इन ट्रांजिट। यहाँ पे हमें किसके रिक्वायरमेंट है? रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हेड ऑफिस एंट्री बना चुका है, ब्रांच की ओर से एंट्री बनना बाकी है। अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए बट हेड ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए, तो ये भी क्या है? अगेन गुड्स इन ट्रांजिट। ब्रांच इसकी पहले से एंट्री बना चुका है, हेड ऑफिस की ओर से एंट्री बनना बाकी है, अगेन हमें रिकंसिलिएशन का नीड होगा। नेक्स्ट था हमारा कैश इन ट्रांजिट का पॉइंट, या तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को फंड्स रेमिट करे या फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को फंड्स रेमिट करे, बट वो अभी तक फंड्स उनके पास में पहुंच नहीं पाए, किसी एक पार्टी के पास में नहीं आ पाए, तो अगेन हमें रिकंसिलिएशन की नीड होगी। रिकंसिलिएशन जो ये तीनों पॉइंट्स का है, गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, उसके लिए आपको मैंने एक रूल समझाया था कि हमेशा रिसीविंग एंड पर एंट्री बनेगा, ठीक है? जो रिसीविंग एंड है, यानी कि अगर हेड ऑफिस ने डिस्पैच करा और ब्रांच के पास रिसीविंग एंड है तो ब्रांच एंट्री बनाएगा, बिकॉज जो सेंडिंग ब्रांच है वो तो डिस्पैच करते ही एंट्री बना चुका है, बट जो रिसीवर ब्रांच है, रिसीवर ब्रांच ने अभी तक एंट्री नहीं बनाया है, तो हमेशा रिसीवर को एंट्री क्रिएट करना है, सेंडिंग को एंट्री क्रिएट नहीं करना। किसके लिए? ट्रांजिट के आइटम्स के लिए। और जो हमारा लास्ट यहाँ पे रीजन था बिकॉज ऑफ द रिकंसिलिएशन फॉर विच वी रिक्वायर द रिकंसिलिएशन इज व्हाट, कि अगर ब्रांच ने या हेड ऑफिस ने एक दूसरे के बिहाफ पे डायरेक्टली इनकम कलेक्शन करा या डायरेक्टली एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि सेकंड पार्टी में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस अराइजिंग इन द हेड ऑफिस अकाउंट एंड द ब्रांच अकाउंट, ठीक है? इसके अलावा हमने पिछली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था बच्चों, वो था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, कि अगर दो ब्रांचेस आपस में डीलिंग करते हैं तो उसको हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि ब्रांचेस ने आपस में डीलिंग नहीं करा, ब्रांचेस ने डीलिंग करा है हेड ऑफिस के साथ में, ठीक है? तो ब्रांचेस की जो किताबों में एंट्री होगा वो वाया हेड ऑफिस रिकॉर्ड करा जाएगा, यानी हेड ऑफिस को गुड्स सेंड करे, अगर एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स सेंड करे हैं तो ब्रांच को ये अज्यूम करना है कि उसने गुड्स एक दूसरे ब्रांच को नहीं भेजा,
गुड्स किसको भेजा है, हेड ऑफिस को भेजा है, ठीक है। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन एनी टू ब्रांचेस शैल बी रिकॉर्डेड वाया व्हाट, वाया द हेड ऑफिस, ओके, इज दैट क्लियर। चलिए जी, उसके बाद आपको पता ही है हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया था, एक एग्जाम्पल था, और ये आप सब अपनी कॉपी में नोट कर चुके हैं। एक टेबल था और टेबल के अलावा यहाँ पे 6 अलग अलग पॉइंट्स थे। बच्चों आज की क्लास में हम इसका पहले सॉल्यूशन करेंगे और फिर सॉल्यूशन करने के बाद जो अपने फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने वाले हैं, ओके। सो लेट अस बिगिन, लुक एट द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड करे, तो हेड ऑफिस की ओर से एंट्री का अमाउंट कितना है, 1,50,000। हेड ऑफिस हैज सेंट गुड्स वर्थ ₹1,50,000 टू दी ब्रांच। ये क्रेडिट में क्यों आया, आपको मैंने बताया था कि हेड ऑफिस के लिए एक तरह से सेल माना जाएगा, बट सेल से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं इसलिए हमने नाम क्या डाल दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ऑन दी अदर हैंड ब्रांच के लिए एक तरह से परचेज माना जाएगा, बट हम इसको परचेज से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं इसलिए ब्रांच क्या ओपन करता है, गुड्स रिसीव फ्रॉम दी हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1,40,000। आप यहीं पे बच्चों ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है, यहीं पे डिफरेंस अराइज हो चुका है, कितने अमाउंट का, 10,000 का। हेड ऑफिस के हिसाब से 10,000 के गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, बट ब्रांच के हिसाब से अभी तक 10,000 के गुड्स को रिसीव नहीं हुए, यानी डेफिनेटली यहाँ पे जो 10,000 का पॉइंट है ये गुड्स इन ट्रांजिट को लेकर माना जाएगा, ठीक है। आगे देखें, ब्रांच का जो अकाउंट है हेड ऑफिस के बुक्स में उसका बैलेंस है 1,12,000, बट जो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है उसका बैलेंस है 1,12,000, बट जो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट है उसका बैलेंस है 78,500। यू कैन स्टिल सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंसेस। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, यानी कि या तो दोनों तरफ बैलेंस आ जाए 1,12,000, या फिर दोनों तरफ बैलेंस आ जाए 78,500, या फिर दोनों तरफ एक ऐसा बैलेंस आ जाए जो दोनों के अंदर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल 90,000। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट आपस में टैली नहीं कर रहा, आपस में मैच नहीं कर रहा, दैट इज वाई रिकंसिलिएशन इज नीडेड। और यहाँ पे रिकंसिलिएशन के रीजंस क्या हैं, तो यहाँ पे आपको ये 6 डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। यस, हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो आइए बच्चों रिकंसिलिएशन करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं जर्नल। आप मेरे साथ में जर्नल क्रिएट करेंगे बच्चों, और मैं साइड बाय साइड यहाँ पे 2 जर्नल्स प्रिपेयर कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग 2 जर्नल्स साइड बाय साइड, और उसके बाद फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो मैच हो पाए या नहीं हो पाए, ओके। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज द जर्नल ऑफ हेड ऑफिस, journal of head office. On the right hand side I am making the journal of branch, okay, journal of head office and journal of branch, and let us check that whether it will match or not after making all the entries. चलिए तैयार हो गया फॉर्मेट। चेक करिएगा फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट रीजन, what is given,
Goods valued worth rupees 10,000 sent by the head office has not been received by the branch, hence not recorded in the branch books. तो बच्चों ये वाला पॉइंट किस चीज का है? इट इज द पॉइंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच कर दिए, हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करते ही एंट्री बना दिया होगा, बट अभी तक ये गुड्स ब्रांच के पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो ब्रांच के लिए क्या बन चुका है? गुड्स इन ट्रांजिट, यानी ब्रांच को गुड्स मिलेंगे, ब्रांच को अभी तक गुड्स नहीं मिले. अगर ब्रांच को गुड्स मिल जाते तो ब्रांच क्या एंट्री बना देता है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. बट क्योंकि अभी तक ब्रांच को गुड्स सप्लाई नहीं हो पाए, ब्रांच के पास गुड्स नहीं पहुंच पाए, तो इसका जो एंट्री है वो ब्रांच क्रिएट करेगा. क्या एंट्री बनेगा बच्चों? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट. गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. 10,000 के गुड्स इन ट्रांजिट हैं. वैसे बच्चों अगर ये 10,000 का स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं भी होता तो भी आपको मालूम है कि यहाँ पे 10,000 का ट्रांजिट आइटम है, बिकॉज ये चीज तो आपको मैंने ट्रायल बैलेंस देखते ही कंफर्म करा दिया था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो गुड्स सेंड का अमाउंट है वो है 1,50,000, बट जो गुड्स रिसीव्ड का अमाउंट है वो है 1,40,000, which makes it very much clear that there is an amount of 10,000 in transit. बट इस पॉइंट को पढ़ के हमें एग्जैक्टली ये समझ में आ गया ट्रांजिट किसकी ओर से है. ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखिए, 15,000 remitted by the branch has not been received, hence not recorded in the head office books. अब बच्चों ये जो पॉइंट है वो किस चीज का है? इट इज अबाउट द कैश इन ट्रांजिट. ब्रांच ने कैश रेमिट कर दिया हेड ऑफिस को एट एन अमाउंट ऑफ 15,000, बट अभी तक हेड ऑफिस की किताबों में हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है, हेड ऑफिस के बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करा. कितने का कैश है बच्चों? 15,000 रुपीज का कैश है जो हेड ऑफिस के पास में आना था बट अभी तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि हेड ऑफिस में इसका एंट्री अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है. तो आइए बच्चों हेड ऑफिस में एंट्री बनाएं. उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार नरेशन भी डाल देता हूं. गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड. गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड. आपको नरेशंस बहुत ही सिंपल रखने. अगला पॉइंट यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट का है. सो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, it is worth rupees 15,000. Cash in transit account debit to branch account. $15,000. Cash in transit recorded. क्या आप रिकंसिलेशन के रूल्स को समझ पा रहे हैं? जो हमने कहा था कि ट्रांजिट के आइटम्स उस यूनिट को रिकॉर्ड करने हैं जो रिसीविंग एंड पर है. तो कैश इन ट्रांजिट के केस में रिसीविंग एंड पर है हेड ऑफिस, इसलिए हेड ऑफिस एंट्री क्रिएट करेगा. और गुड्स इन ट्रांजिट के केस में रिसीविंग एंड पर कौन था? रिसीविंग एंड पर ब्रांच था, इसलिए ब्रांच ने एंट्री क्रिएट कराई. ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पर यानी हेड ऑफिस में गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री नहीं बनेगा और ब्रांच में कैश इन ट्रांजिट का एंट्री नहीं बनेगा. ऑलराइट, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रुपीज 10,500 फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस नॉट इन्फॉर्म टू द ब्रांच, हेंस नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच. अब ये हमारा पॉइंट नंबर 4 बन चुका है. देखिए रिकंसिलेशन का पॉइंट नंबर 4. हेड ऑफिस ने डायरेक्टली ब्रांच के बिहाफ पे इनकम कलेक्शन कर लिया और ब्रांच को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो इसलिए ब्रांच की किताब में अभी तक एंट्री नहीं बना है, यानी कि हेड ऑफिस तो पहले से एंट्री बना चुका है, राइट. तो एक्चुअल में हेड ऑफिस के साथ में ये वाला ट्रांजैक्शन ब्रांच की किताबों में भी रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया. तो अगर हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया, क्या आपको हेड ऑफिस की किताब में एंट्री बनाने की नीड होगी? नहीं होगी. यानी यहाँ पे आपको हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं बनाना, बिकॉज हेड ऑफिस ने एंट्री पहले से बना लिया है. वैसे हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनाया होगा जरा सोच के देखिए. हेड ऑफिस के पास में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डेटर्स? नो, इट कैन नॉट बी टू डेटर्स, बिकॉज जो कैश आया है वो डेटर्स के लिए तो आया, बट जो डेटर्स है वो किसके हैं? ब्रांच के हैं.
इसका मतलब जो हेड ऑफिस ने कैश कलेक्ट किया है वो कैश उसको बिलोंग नहीं करेगा, वो कैश देना पड़ेगा किसको? ब्रांच को। यानी ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर। तो हेड ऑफिस को एंट्री बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, वो ये ऑलरेडी बना चुका है, बट ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाया। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री बनेगा जरा देखिए। ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पे लिखेंगे टू डेटर्स। तो मैंने ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया है टू डेटर्स अकाउंट, बिकॉज जो डेटर्स का कलेक्शन हुआ है वो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। बट क्या पैसा ब्रांच के पास में आया है? नहीं, ब्रांच के पास पैसा आएगा और ब्रांच पैसा मांगेगा हेड ऑफिस से। सो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। So head office has now become a debtor of the branch because head office has collected the amount from the branch debtors. So head office account debit to debtors account. In the narration, collection made by head office, collection made by head office. ठीक है, जिसका अमाउंट अब किससे ड्यू है? हेड ऑफिस से ड्यू है। और ये कलेक्शन का अमाउंट था बच्चों 10,500। अमाउंट इज 10,500। क्लियर? फर्स्ट 3 पॉइंट समझ में आ गए सबको? आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 4। A sum of rupees 14,500 paid by the branch to the suppliers of head office not recorded at head office. अब यहां पे आप देखिए अगेन हम पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, रिकंसिलेशन का पॉइंट नंबर 4। या तो हेड ऑफिस ने या फिर ब्रांच ने कोई एक्सपेंस पे कर दिया एक दूसरे के बिहाफ पे, या फिर कोई इनकम का कलेक्शन करा एक दूसरे के बिहाफ पे, बट सेकंड पार्टी में उसको रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, ब्रांच ने पेमेंट किया था हेड ऑफिस के लिए, यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, बट इसको हेड ऑफिस की किताब में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। यानी ब्रांच ने पहले से एंट्री बना दिया, तो ब्रांच की ओर से कैश चला गया, ब्रांच ने क्या एंट्री बनाया होगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज ब्रांच ने हेड ऑफिस के बिहाफ पे पेमेंट करा है। तो इसके बदले हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को कैश फ्यूचर में पे करेगा, क्योंकि ब्रांच ने आज कैश पे कर दिया हेड ऑफिस के बिहाफ पे। तो ब्रांच ने एंट्री क्रिएट करा होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच ये एंट्री ऑलरेडी बना चुका है। कहां पर एंट्री बनाना बाकी रह गया? हेड ऑफिस में एंट्री बनाना रह चुका है, यानी हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है, तो हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बट हेड ऑफिस ने इसके बदले कैश पे नहीं करा, कैश पे कराए ब्रांच ने, तो हेड ऑफिस को नियर फ्यूचर में ब्रांच को पैसा देना पड़ेगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस के लिए अभी एक लायबिलिटी बन चुका है। और बच्चों इसका अमाउंट कितना है देखिए जरा, इसका अमाउंट है 14,500। 14,500। ओके, इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पे नरेशन में लिख दिया सप्लायर्स पेड बाय ब्रांच। सप्लायर्स पेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस के सप्लायर्स का पेमेंट ब्रांच ने किया है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू द ब्रांच 12,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच। ब्रांच ने एक एक्सपेंडिचर का एलोकेशन अपने पास में रिकॉर्ड नहीं करा। इसका मतलब क्या हुआ? हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा किया होगा, उस खर्चे का कुछ पोर्शन उसने ब्रांच पे एलोकेट कर दिया। कितना एलोकेशन करा? 12,000, और इसकी एंट्री अभी तक ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। यानी कि अगेन हेड ऑफिस ने एंट्री बना दिया, हेड ऑफिस ने एंट्री क्रिएट कर दिया, बट ब्रांच ने एंट्री नहीं करा है, तो ब्रांच की किताब में इसको रिकॉर्ड करना है। सो ब्रांच इज रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग करना है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, इस एक्सपेंस के बदले पेमेंट देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? हेड ऑफिस को। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, अमाउंट इज 12,000। 12,000 नरेशन में डाल देंगे एक्सपेंस
allocated by head office, यानी कि बच्चों कोई कॉमन एक्सपेंडिचर करा होगा, लेट अस से कोई एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर था, तो हेड ऑफिस ने कॉमनली एक एडवर्टीजमेंट दिया, लेट अस से न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट दे दिया, उसमें ब्रांच का नाम भी डाला, तो उस खर्चे का कुछ पोर्शन उसने ब्रांच को एलोकेट करा है, ठीक है, और ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसलिए हमने ब्रांच की किताब में रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। 12,000 का अमाउंट है। डन। लास्ट पॉइंट देखिए जरा, आखिरी पॉइंट, 7500 being fixed deposit interest of head office received by the branch on oral instructions from the HO not recorded in the head office books। ब्रांच ने हेड ऑफिस के बिहाफ पर एक इनकम रिसीव कर लिया, और वो इनकम किस चीज का है? फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ब्रांच के बुक्स में रिकॉर्डिंग हो चुका है, यानी कि ब्रांच में एंट्री बन चुका है। ब्रांच ने वैसे क्या एंट्री बनाया होगा? ब्रांच के पास में कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या इंटरेस्ट लिख सकता है ब्रांच? नहीं, क्योंकि ब्रांच का खुद का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किसका है? हेड ऑफिस का है, तो उसने एंट्री बनाया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को क्या एंट्री बनाना चाहिए? हेड ऑफिस के लिए इंटरेस्ट का कलेक्शन हुआ है, तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बट बच्चों ये जो इंटरेस्ट है 7500 का, इसके बदले कैश हेड ऑफिस को अभी नहीं मिला, इसका जो कैश है वो ब्रांच ने रिसीव करा है, तो हेड ऑफिस ब्रांच से इस चीज का पैसा डिमांड करेगा। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 7500, और हम नरेशन में डाल देंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द ब्रांच। आप देख रहे हैं कितने आसान आसान से पॉइंट्स आते हैं रिकंसिलिएशन के लिए, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 7500, लास्ट पॉइंट था हमारा। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट करे हैं या नहीं करे, प्लीज चेक। And after recording all of these points, your branch account and the head office account must tally with each other। और इसकी चेकिंग के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? दो लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ओपन कर लेंगे ब्रांच अकाउंट, जस्ट टू वेरीफाई कि ये जो दोनों बैलेंसेस हैं वो रिकंसाइल हो चुके हैं या अभी भी कुछ डिफरेंस अराइज हो रहा है। एंड राइट हैंड साइड में ब्रांच के बुक्स हैं, तो ब्रांच के बुक्स के लिए हम ओपन करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट, अगेन टू वेरीफाई whether both of these balances are at the same level or not। चलिए, तो ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स originally had a balance of 1,12,000 on the debit, 1,12,000 on the debit। So in the books of head office, in the branch account, I will write to balance brought down, to balance brought down 1,12,000। But in the head office books, sorry, in the head office account, in the branch books, the balance is on the credit side at rupees 78,500, 78,500। ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग के लेजर के बैलेंसेस हैं ब्रांच के बुक्स में और हेड ऑफिस के बुक्स में। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सर्टेन एंट्रीज बनाई है, इसकी हमें पोस्टिंग करनी है। तो आप देखें हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहला एंट्री है कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ब्रांच के अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगा? ब्रांच के अकाउंट में एंट्री आएगा बाय कैश इन ट्रांजिट, बाय कैश इन ट्रांजिट 15,000
नेक्स्ट कौन सा एंट्री है देखें जरा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में क्या एंट्री बनेगा, बाय क्रेडिटर्स, ब्रांच में एंट्री बनेगा बाय क्रेडिटर्स 14,500, और अगला एंट्री क्या है, ब्रांच टू इंटरेस्ट, तो ब्रांच के अकाउंट में क्या एंट्री आएगा, टू इंटरेस्ट 7,500। तो इनका जो नया बैलेंस है, जो ब्रांच अकाउंट का नया बैलेंस है, आफ्टर डूइंग द गिवन एडजस्टमेंट्स एंड द रिकंसिलिएशन बाय बैलेंस सीडी, 1,12,000 प्लस 7,500 माइनस 19,500, सॉरी माइनस 29,500, so 1,12,000 plus 7,500 minus 29,500, the balance CD is 90,000। 90,000 का नया बैलेंस आया है in the books of branch। Let us check the head office account। हेड ऑफिस के अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज हैं आप देखिए, सबसे पहला है गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस 10,000, यानी कि हेड ऑफिस के अकाउंट में एंट्री आ जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट 10,000। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, एंट्री है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो हेड ऑफिस में क्या आएगा, टू डेटर्स, हेड ऑफिस में आएगा टू डेटर्स, $10,500, और उसके बाद में बच्चों ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस में आएगा बाय एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस 12,000। डन। जरा चेक करें इसके बाद में जो बैलेंस है वो क्या निकल कर आता है, और क्या वो बैलेंस ब्रांच अकाउंट से टैली होता है या नहीं होता। सो 78,500 प्लस 10,000 प्लस 12,000 माइनस 10,500, सो द बैलेंस इज 90,000। आप देख सकते हैं दोनों अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुके हैं, राइट। दोनों ही अकाउंट के बैलेंसेस सेम लेवल पे आ चुके हैं। इसका मतलब कि जो हमारा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, इट हैज बीन अ सक्सेस। लॉजिक समझ में आया बच्चों रिकंसिलिएशन का। अगर हेड ऑफिस का अकाउंट और ब्रांच का अकाउंट डिफरेंट बैलेंसेस रिपोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें स्टेप नंबर 4 पर पहुंचने से पहले, स्टेप नंबर 4 क्या था बच्चों, स्टेप नंबर 4 में हम लोग जो ग्रुप के अकाउंट्स हैं उसको एक साथ बनाएंगे। तो ग्रुप के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो हेड ऑफिस का अकाउंट है और जो ब्रांच का अकाउंट है वो एक एंगल पर है या नहीं, सेम बैलेंस पर है या नहीं। उसी के लिए हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी ऑफ रिकंसिलिएशन। And you can observe after this reconciliation both of the balances are now equal। Is it clear? सभी बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आ गया रिकंसिलिएशन का? बताइए, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। Coming to the very much main point of this chapter now, for the topic of independent branches, I am writing step number 4, that is the final step of independent branches. This is your incorporation of branch balances in books of
हेड ऑफिस। तो बच्चों फाइनली हम सीखने जा रहे हैं कि जो ब्रांच के बैलेंसेस होंगे उसको आप हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से मर्ज करेंगे, जिसके बाद हम बना पाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द ग्रुप एज अ होल। ओके, incorporation of branch balances in the books of head office। तो बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक है इसको हम दो डिफरेंट एंगल से समझ सकते हैं। पहला एंगल ये है कि जहां पे हम सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस हैं वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेंगे। सभी तरह के बैलेंस का मतलब क्या हुआ, हमें ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस विजिबल होंगे वो कौन कौन से होंगे, बैलेंस ऑफ असेट, balances of liability, balance of revenue, balance of the expenses। So asset, liability, revenue and expenses, the entire trial balance has been transferred by the branch to the head office। अब ये ट्रांसफर क्यों करना है, क्योंकि हेड ऑफिस बनाएगा यहां पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हेड ऑफिस विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर बिजनेस। तो हेड ऑफिस के पास में जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस अपने अपने जो ट्रायल बैलेंस हैं वो किसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस उन सबको मर्ज करके बनाएगा एक कंबाइंड बैलेंस शीट टू शो दी परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ, जहां पे हम सभी तरह के जो बैलेंसेस हैं चाहे से वो एसेट के हों या लाइबिलिटी के हों या फिर रेवेन्यू के हों या फिर एक्सपेंसेस के हों, हम इन सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके पास में ट्रांसफर कर रहे हैं, हेड ऑफिस के पास में। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला एंगल है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं किसके पास में, हेड ऑफिस के पास में। यानी कि ब्रांच ने सेपरेटली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का अमाउंट है वो हेड ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट मेथड में एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रांसफर करे जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज आइदर द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। तो मेथड नंबर 2 में हमने क्या करा, एसेट, लायबिलिटी इनको ट्रांसफर कर दिया, और थर्ड हमने रेवेन्यू एक्सपेंस की जगह पर ओनली प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दिया। बात तो वही है। मैं आपको ये दोनों मेथड क्यों सिखा रहा हूं, बिकॉज ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। बहुत बार डायरेक्टली आपको ब्रांच का P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन आता है तो वहां पे आप डायरेक्टली क्या ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। बहुत बार हमें एग्जाम में ब्रांच के भी सभी तरह के एक्सपेंस और इनकम गिवन आते हैं तो वहां पे अपन ब्रांच का सेपरेटली P&L बनाएंगे और फिर जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो ये दो तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ, जो जो भी यहाँ पे ब्रांच के बैलेंसेस हैं चाहे से वो एसेट के हों, लायबिलिटी के हों, रेवेन्यूज के हों, एक्सपेंस के हों, प्रॉफिट के हों या लॉसेस के हों, इन बैलेंसेस को अपन हेड ऑफिस के बुक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं और हेड ऑफिस इसको अपने साथ में मर्ज कर रहा है, अपने सभी बैलेंस के साथ में इसको मर्ज कर रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो देखिए जरा, द बैलेंसेस, the balances of various items, the balances of various items the balances of various items represented by the trial balance of branch are transferred to the head office, are transferred to the head office
in order to prepare the balance sheet, in order to prepare the balance sheet of the entire business, in order to prepare the balance sheet of the entire business. This is known as incorporation. This is known as incorporation. Following journal entries are passed. Following journal entries are passed. Following entries are passed. So entries shall be made in the both set of books of accounts. It is very much obvious. So these are the books of branch and the books of head office. In both books of accounts, you will be passing the entries of incorporation. तो पहले असेट को ट्रांसफर करने का एंट्री बनाते हैं. असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. सो हेड ऑफिस हैज बीन रिसीविंग द असेट्स ऑफ द ब्रांच. बच्चों फिजिकली कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, ओनली थ्योरेटिकली. सिर्फ किताबों के जो बैलेंसेस हैं वो ट्रांसफर करे जा रहे हैं. सारे के सारे असेट फिजिकली किसके पास में है? ब्रांच के पास में है. ये तो हम केवल मर्जिंग के पर्पज से जो बैलेंस है उसको फाइनली ट्रांसफर कर रहे हैं. किसके पास में? हेड ऑफिस के पास में. तो ब्रांच अपने असेट्स ट्रांसफर कर रहा है. तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या बनेगा? टू एसेट अकाउंट. और डेबिट में क्या आएगा? हेड ऑफिस अकाउंट. सिंस हेड ऑफिस is being receiving the balance of assets held with the branch. So head office account debit to asset account. आपको मालूम है कि ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पहले से हेड ऑफिस अकाउंट ओपन किया हुआ है. उसी हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करा और क्रेडिट में लिख दिया टू एसेट. तो ये एंट्री किस चीज का हो गया? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. ठीक है. तो हेड ऑफिस इन एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या एंट्री बनाएगा? हेड ऑफिस के पास में एसेट्स आएंगे, बट वो हेड ऑफिस के एसेट नहीं है, ब्रांच के एसेट हैं. तो हेड ऑफिस ने लिखा ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट. हेड ऑफिस इज इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट्स ऑफ द ब्रांच इन इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सो ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. सो इनकॉर्पोरेशन of assets. Are you getting these entries? They are very simple. ब्रांच ने ट्रांसफर करा असेट का बैलेंस. असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है. ब्रांच ने ट्रांसफर करा इसलिए ब्रांच में हो गया क्रेडिट और हेड ऑफिस का अकाउंट हो गया डेबिट. वहीं पे हेड ऑफिस के बुक्स में उसका असेट का बैलेंस आया, ब्रांच से आया, तो ब्रांच असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. ब्रांच असेट को डेबिट क्यों करा? जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए, क्योंकि हेड ऑफिस के पास में खुद के असेट्स भी होंगे और ब्रांच के असेट्स भी हैं, प्लस मल्टीपल ब्रांचेस के असेट्स आएंगे, तो इसलिए ब्रांच असेट अकाउंट डेबिट करा जाएगा. ओके. अगर ट्रांसफर करना है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का जो नॉर्मल बैलेंस है दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड. ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. दिस इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? Transfer of liability balances.
ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, वहीं पे इसी चीज के लिए हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट। हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री बनाएंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट। दिस इज द इनकॉर्पोरेशन of what? Of liabilities. So whether you follow the first view of the incorporation or the second view of the incorporation, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो करें, ये तो एंट्री कॉमन रहना है। असेट लायबिलिटी दोनों ही केस में ट्रांसफर किया जा रहा है। जो डिफरेंस है वो किस में है? रेवेन्यूज में एंड एक्सपेंसेस में। ओके, तो अगर ब्रांच अपने रेवेन्यूज भी ट्रांसफर करता है तो रेवेन्यूज को ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बनाया जाएगा? रेवेन्यूज अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे रेवेन्यू की जगह पर इनकम भी यूज कर सकते हैं। रेवेन्यूज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इट इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इनकम। जितने भी इनकम्स के बैलेंसेस हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच रेवेन्यू अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच रेवेन्यू अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन of revenues, incorporation of revenues, and at last we have the expenses. So if branch is transferring the expenses to the head office, it will be head office account debit, head office account debit to expenses account. This is the transfer of expenses, transfer of expenses, whereas in this case for the head office entry would be branch expense account debit, branch expense account debit to branch account. It is the incorporation of expenses. Incorporation of expenses. ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान से यहाँ पे 4 जर्नल एंट्रीज हमने बनाई हैं जहां पे ब्रांच ने अपने ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया हेड ऑफिस के पास में। दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ फुल इनकॉर्पोरेशन जहां पे सभी तरह के बैलेंसेस जो हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं। बट जो आपको मैंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो ये था कि जहां पे हम लोग ओनली प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो फिर आपको रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। ओके, तो ये वाली बात मैं अलग से यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। नोट, इफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ब्रांच इज ऑलरेडी अवेलेबल, अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट या फिर लॉस का बैलेंस पहले से अवेलेबल है, देन इंस्टेड ऑफ incorporation of expenses and revenue, instead of incorporation of expenses and revenue, comma,
only the net profit or net loss should be incorporated. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट लॉस का बैलेंस गिवन है और उसके बाद भी आप रेवेन्यू एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन इट विल रिजल्ट टू अ डबल काउंटिंग, बिकॉज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या कह देते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस. सो इफ प्रॉफिट और लॉस इज ऑलरेडी अवेलेबल, there is no need to transfer the individual balances of revenue and expenses. You will directly transfer the balance of profit and the loss, right? बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिखवा दिए हैं. जो आपको मैंने एंट्रीज बनवाई हैं यहाँ पे 4 एंट्रीज, वो टोटल इनकॉर्पोरेशन की है, फुल इनकॉर्पोरेशन की है. बट साथ में मैंने आपको नोट में ये भी लिखवा दिया है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डायरेक्टली अवेलेबल है तो हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की जगह पर क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, नोट कर लीजिए. एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू डू दी क्वेश्चंस फ्रॉम अवर बुक, क्योंकि जो भी मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने थे इंडिपेंडेंट ब्रांच के, वो आपको मैंने सिखा दिए हैं. मैंने आपको कहा भी था अपनी क्लासेस के दौरान कि हमें 4 स्टेप्स यहाँ पे लगेंगे, 4 अलग अलग पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे इनकॉर्पोरेशन तक पहुँचने के लिए. तो आप देखिए, मैंने चौथे स्टेप में आपको फाइनली जो इनकॉर्पोरेशन का टेक्निक है वो समझा दिया है थियोरेटिकली. अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस को इजीली प्रोसीड कर पाएंगे. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए. फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस की शुरुआत करने के लिए.